जो लेमन जूस है इट्स अ प्रूवन पिगमेंटोजेनिक, मतलब वो पिगमेंट कॉज कर सकता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनटेस्टेड हैं, दादी माँ नानी माँ के ज़माने से आ रही हैं, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने प्रमोट नहीं होते, और जो सोशल मीडिया है उनको रॉन्गली प्रमोट कर रहा है। फेयरनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि ये क्रीम लगा लो तो आप फेयर हो जाओगे, या ऐसी चीज़ें कर लो तो आपका कलर साफ हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। इस तरह के जो एड्स हैं उनका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है? 80% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं कि हमारे बच्चे को, स्पेशली गर्ल्स को, फेयर कर दीजिए, तो दैट आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज एक तो गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, और सेकेंडली आई थिंक जो हमारा मेलेनिन है वो हमारे को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इट्स द बिगेस्ट सनस्क्रीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन, मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन जो हमारा है, वो हमारे सनस्क्रीन्स खाली 20 to 30% प्रोटेक्शन देती है। 70% प्रोटेक्शन आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है, कि अगर आप मिड डे सन अवॉइड करेंगे, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो शेडी साइड पे वॉक करिए, उससे क्या होगा कि आपकी विटामिन डी सिंथेसिस भी रहेगी, परंतु आपको जो डार्कनिंग का इफेक्ट है वो नहीं होगा। और या तो आप अम्ब्रेला यूज़ करिए या हैट्स यूज़ करिए, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, न कि सनस्क्रीन से। क्या वार्निंग साइंस अगर स्किन पर दिख रहे हैं तो वो स्किन कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है? मोल अगर सडनली बड़ा हो गया, या अल्सरेट हो गया, या वो कुछ साइज से बड़ा हो गया, या उसका एक साइड ग्रो कर रहा है और दूसरा साइड नहीं ग्रो कर रहा है, तो ये छोटे छोटे साइंस हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जाकर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। सन एक्सपोजर का स्किन कैंसर से क्या कनेक्शन है? सन बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे स्किन कैंसर होता है। उनके वो बच्चे हैं जिनको सन सेंसिटिविटी होती है और उनको मल्टीपल कैंसर होते हैं। सो फेस पे देखेंगे उनके ना 8-10 छोटे छोटे कैंसर्स होंगे, अलग अलग कैंसर अलग। सो उनको मेलेनोमा भी होगा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा भी होगा, तो अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों को दिन की किस टाइम की जो धूप होती है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है? 11 से 3 बजे जब जो सन है ओवरहेड है, वो सबसे काफ़ी विजिबल होता है। स्किन कैंसर दिखता है, इजीली दिख जाता है, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस इतना इजीली क्यों नहीं होता? लोग अवेयर क्यों नहीं है इतने ज़्यादा? मैं छोटी सी स्टोरी है, एक पेशेंट आया जिसको सोराइसिस था। जब मैंने उसकी बॉडी में एग्जामिन किया तो उसको मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा थे, जो हमारा कॉमनेस्ट कैंसर है। मैंने इसको उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला ये तो हमारे को 10-12 साल से है, बिकॉज ये बहुत स्लो ग्रोइंग है जनरली बेसल सेल कार्सिनोमा। जो लोग बॉडी स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं उससे भी स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है? आपने कई लोग देखे होंगे जो यहाँ पे स्प्रे करते हैं और उनको यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है। गले में आपने देखा होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की टेंडेंसी है कि हम स्प्रे गले में करें, तो उधर भी पिगमेंटेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर रिकर हो सकता है? हाँ, रेकर भी हो सकता है और फैल भी सकता है। ये ज़्यादातर मेलिग्नेंट मेलानोमा के साथ है। हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। फेयरनेस हैज नथिंग टू डू विद द ब्यूटी ऑफ द स्किन। धूप में निकलने से सिर्फ टैनिंग ही नहीं होती, बल्कि कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की भी वजह बन सकता है। ऐसी एक कंडीशन के बारे में आज हम बात करेंगे, स्किन कैंसर। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्किन कैंसर की। आखिर स्किन कैंसर किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और सिम्टम्स क्या क्या हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने हैं। आज इन सारी चीज़ों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीना खन्ना, Professor and head at the Department of Dermatology and Venereology. हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। नमस्कार डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे स्किन कैंसर की। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉमन तो बहुत है, बट इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और कई बार ये भी होता है कि डायग्नोस नहीं हो पाता है टाइम पे। सबसे पहले हम स्किन कैंसर को समझेंगे। उससे पहले हमारा एक रैपिड फायर राउंड रहता है, जिसमें मैं कुछ जो मोस्ट कॉमन मिथ हैं स्किन कैंसर से जुड़े वो आपसे पूछूंगी, बस आप उनको क्लियर करिएगा। सबसे पहला सवाल है कि सिर्फ फेयर स्किन वालों को ही स्किन कैंसर होता है, डार्क स्किन वालों को स्किन कैंसर नहीं होता? अमूमन ज़्यादातर वाइट स्किन वालों को होता है, लेकिन हम एक महीने में 2 या 3 पेशेंट स्किन कैंसर के देखते हैं मैं अपनी ओपीडी में। ओके। सो इतना अनकॉमन नहीं है।
बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन इज, स्किन कैंसर सिर्फ उन्हीं बॉडी पार्ट्स में होता है जिन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है? ज़्यादातर एक्सपोज्ड पार्ट्स पे होता है, बट कवर्ड पार्ट्स पे भी हो सकता है। मतलब ये एक तरीके का मिथ है। मिथ है। ओके। तीसरा मोस्ट कॉमन मिथ ये है कि स्किन कैंसर जो होता है वो तभी होगा जब स्किन पर कोई सीवियर सनबर्न हो। नहीं, सीवियर स्किन बर्न के बिना भी स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक तरीके का मिसकंसेप्शन है और मिथ है। देन डॉक्टर, फोर्थ क्वेश्चन इज, एक मस्सा या तिल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? हर मस्सा या तिल हार्मलेस होता है? नहीं, कुछ मस्से मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। मस्से से ज्यादा मैं वो कहूंगी कि मोल्स जो होते हैं, नीवाए बोलते हैं जिन्हें, वो मेलिग्नेंट हो सकते हैं। ओके, मतलब वो स्किन कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ाते हैं। ओके। देन विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर का मिलना जरूरी होता है? जरूरी है, बट सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सन में ही जाना पड़े या सनलाइट ही लेना पड़े विटामिन डी के लिए? आइडियली सनलाइट से ही होता है, लेकिन सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है। ओके। देन सिर्फ धूप में जाने से सन एक्सपोजर की वजह से ही स्किन कैंसर होता है? नहीं, उसमें बहुत कारण हो सकते हैं। सन एक्सपोजर एक कारण है। जेनेटिक्स, अगर बहुत कोई पुराना घाव हो, उसमें भी कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। देन डॉक्टर, बहुत कॉमन मिथ ये भी है कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है? ये एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी है, बिकॉज देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक जेनेटिक फैक्टर्स, पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक, जो कवर्ड पार्ट्स पे भी स्किन कैंसर करते हैं। तो कुछ हद तक बच सकता है, बट विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन गेट स्किन कैंसर। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप स्किन कैंसर से बच ही जाएं। हाँ। ओके। देन डॉक्टर, जितनी ज्यादा SPF वाली सनस्क्रीन होगी उतनी ही बेटर होगी, ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। हाँ, देखिए, SPF खाली एक पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, दैट इज UVB। ओके। एक UVA होता है, जिसके लिए हमें दूसरे टाइप के केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं सनस्क्रीन में, और एक थर्ड पार्ट है जो विजिबल लाइट है, उसके लिए अलग टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं सनस्क्रीन में। सो SPF ओनली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVB। बाकी UVA और UV विजिबल लाइट के लिए हमें अलग टाइप का सनस्क्रीन चाहिए, और अलग अलग पैरामीटर होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। देन स्किन कैंसर इजीली दिख जाता है तो लेट डायग्नोसिस का सवाल ही नहीं होता, ये कितना सही है? ये एक्चुअली बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं मस्सा है या मोल है और उसको इग्नोर करते हैं। और हमारे में एक और मिथ भी है कि डार्क स्किन में स्किन कैंसर नहीं होता है। इसकी वजह से, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग नुक्कड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं इसके लिए। देन डॉक्टर, स्किन कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है, ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है? नहीं, हमने बहुत यंग बच्चों में भी देखा है, स्पेशली जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उनको भी स्किन कैंसर हो सकता है। मतलब ये भी एक मिथ है कि सिर्फ ओल्ड एज में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, होता जनरली है, बट बच्चों में भी देखा गया है। ओके। देन एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो कैंसर कभी दोबारा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मल्टीपल कैंसर्स होते हैं। तो अगर एक ऑपरेट हो गया तो दूसरे साइड पे जो है वो तो रहा, तो मल्टीपल साइट्स को ऑपरेट करना पड़ेगा, और कई बार अगर ठीक से ऑपरेट नहीं हुआ तो उसी जगह पे रिलैप्स भी हो सकता है। ओके। सो डॉक्टर, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, मतलब जिसमें हमने जो मोस्ट कॉमन मिथ थे स्किन कैंसर के अराउंड वो डिस्कस किए थे। अब हम थोड़ा अपने इंटरव्यू पार्ट पे आते हैं, थोड़े हम क्वेश्चनर पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड पे। सो डॉक्टर, अगर आप टीवी एड्स की बात करें तो कई बार फेयरनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि ये क्रीम लगा लो तो आप फेयर हो जाओगे, या ऐसी चीज़ें कर लो तो आपका कलर साफ हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। इस तरह के जो एड्स हैं उनका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज मैं जब पेशेंट्स देखती हूँ, जब मैं एम्स में भी थी, जब हम लोग 80% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं कि हमारे बच्चे को, स्पेशली गर्ल्स को, फेयर कर दीजिए, तो दैट आई थिंक इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज एक तो गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, और सेकेंडली आई थिंक जो हमारा मेलेनिन है वो हमारे को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इट्स द बिगेस्ट सनस्क्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन, मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन जो हमारा है वो हमारे स्किन का पिगमेंट है। तो अगर आप उस पिगमेंट को हटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन प्रोन टू डिजीज हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो एड्स हैं जो फेयरनेस को प्रमोट करते हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ऑडियंस पे पड़ रहा है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम स्किन की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट स्किन पे लगाते हैं। तो अगर कोई
प्रोडक्ट लगाता है बिना डर्मैट के सजेशन के या बिना कोई कंसल्टेशन के, तो उसका भी हमारी स्किन पर कुछ मेजर साइड इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, एक प्रोडक्ट है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, जिसे स्टेरॉइड कहते हैं हम जी। लोग, और वो फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है मार्केट में। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, उससे बहुत सिवियर फेशियल डैमेज हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, सन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, दाने हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम स्टेरॉइड डैमेज फेस बोलते हैं। एक बहुत बड़ा मतलब नया कंडीशन है, लेकिन हमने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको ये साइड इफेक्ट हो जाता है, और उसको एक्चुअली रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हम फेयरनेस के पीछे भागते हैं, पर साइड इफेक्ट की वजह से हमारा जो फेस है वो और बिगड़ जाता है। मतलब हम चाह रहे हैं कि अच्छा हो जाए हमारी स्किन के साथ, और उसका उल्टा असर हमारी स्किन पे पड़ जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी है डॉक्टर, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं इन सारी चीज़ों को लेके। विद सोशल मीडिया के आने के बाद तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, और इस तरह के जो हम पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। अब हम थोड़ा डर्मैट्स की अगर बात करें, तो मोस्टली डॉक्टर डर्मैट्स बोलते हैं सन एक्सपोजर से दूर रहने के लिए, बचने के लिए। क्यों ऐसा होता है और इसका हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, कई स्किन कंडीशंस सन से एग्रेवेट होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को सन से बचना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन लेना चाहिए। कुछ ऐसे और कंडीशंस है, जैसे पिगमेंटेशन है, वो भी सन से एग्रेवेट होता है, जैसे हम कहते हैं फोटो पिगमेंटेशन, मतलब धूप से पिगमेंटेशन होना। ऐसे पेशेंट्स को भी सन से बचना चाहिए। पर जैसे आम जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनको एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो सन से एकदम बचें, बिकॉज उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जो थोड़ी सी डार्कनिंग होती है सन एक्सपोजर से, वो कंप्लीटली रिवर्सिबल है। ओके। एक और मैं बात इधर बहुत एम्फसाइज करूंगी कि एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग सनस्क्रीन को महत्व देते हैं, परंतु सनस्क्रीन्स खाली 20 to 30% प्रोटेक्शन देती है। 70% प्रोटेक्शन आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है, कि अगर आप मिड डे सन अवॉइड करेंगे, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो शेडी साइड पे वॉक करिए। उससे क्या होगा कि आपकी विटामिन डी सिंथेसिस भी रहेगी, परंतु आपको जो डार्कनिंग का इफेक्ट है वो नहीं होगा। और या तो आप अम्ब्रेला यूज करिए या हैट्स यूज करिए, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, न कि सनस्क्रीन से। वाओ, मतलब डॉक्टर, जो लोग हैट्स का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं फेस को कवर करने के लिए, वो हमें बेटर प्रोटेक्शन देता है? एब्सोल्युटली। वाओ, दैट इज समथिंग न्यू फॉर, आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी नया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। इंडिया में अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के सीजन्स होते हैं, कभी विंटर्स, कभी समर्स, कभी ऑटम। तो कई बार ये होता है ना, समर्स में गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अभी गर्मियों का मौसम आ चुका है, और इस टाइम पर क्या है ना कि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं अपनी स्किन को भी लेके। आपने सनस्क्रीन की भी बात की कि सनस्क्रीन सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बट उनको एक्चुअल पता नहीं है कि सनस्क्रीन सिर्फ आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। तो गर्मियों में अगर हम बात करें, तो जो भी हमारी ऑडियंस ये एपिसोड आज का देख रही है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो सन है उनका हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए? हाँ, जैसे मैंने बोला, शेडियर साइड से वॉक करिए। अम्ब्रेला बहुत, हम पुराने ज़माने में हम सब लोग अम्ब्रेला लेके ही जाते थे। अब आई थिंक उसका बिकॉज सनस्क्रीन लोग यूज़ करते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक कंप्लेसेंसी आ जाती है कि हमको सन प्रोटेक्शन है। एक और बात मैं एम्फसाइज यहाँ पे करूँगी कि एक एप्लीकेशन सनस्क्रीन की एडिक्वेट नहीं है। सनस्क्रीन का जो प्रयोग है वो हर 3 से 4 घंटे पे करना है, और अगर मैं फेस की बात करूँ तो 3/4 चाय का चम्मच इतनी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। एंड एज आई सेड कि SPF केवल एक ही पैरामीटर है, उसके और कई पैरामीटर सनस्क्रीन के देखने हैं, जैसे UVA प्रोटेक्शन कितना है, विजिबल लाइट प्रोटेक्शन कितना है उस सनस्क्रीन का। जो टिंटेड सनस्क्रीन्स हैं वो विजिबल लाइट से प्रोटेक्ट करती हैं, और जो प्लस हम लोग सनस्क्रीन के बॉटल पे देखते हैं वो UVA प्रोटेक्शन है, और जो SPF है वो UVB के लिए प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब सिर्फ SPF ही नहीं, आपको ये भी देखना है कि आपकी सनस्क्रीन टिंटेड है या उसमें प्लस है भी या नहीं। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर, हम सनलाइट की बात कर रहे थे, सन एक्सपोजर की बात कर रहे थे, तो सन एक्सपोजर का स्किन कैंसर से क्या कनेक्शन है? क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? किस तरह से हमारी लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है? देखिए, सन बहुत इम्पोर्टेंट
मैकेनिज्म है जिससे स्किन कैंसर होता है। ओके। लेकिन हमने कवर्ड पार्ट्स पे भी देखा है, जैसे आर्सेनिक है वो कवर्ड पार्ट्स पे स्किन कैंसर प्रोड्यूस करता है, जो पानी में आर्सेनिक होता है। और हम लोग ये सोचते थे कि खाली बंगाल में, बांग्लादेश में आर्सेनिक है, पर उत्तर प्रदेश में है, असम में है, उड़ीसा में है आर्सेनिक अंडरग्राउंड वाटर में। सो आर्सेनिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। थर्डली, कुछ लोग होते हैं, जैसे एक कंडीशन है जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, उनके वो बच्चे हैं जिनको सन सेंसिटिविटी होती है और उनको मल्टीपल कैंसर होते हैं। सो फेस पे देखेंगे उनके ना 8-10 छोटे कैंसर्स होंगे, अलग अलग कैंसर अलग। सो उनको मेलेनोमा भी होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होगा, तो अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत एक्सट्रीम फोटो प्रोटेक्शन, मतलब सन से बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वी यूजुअली टेल, अपार्ट फ्रॉम सनस्क्रीन, हम उनको बोलते हैं पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए। एज अ मैटर फैक्ट, ऐसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि उनको नाइट स्कूल्स में भेजिए, ताकि वो एक्चुअली बाहर निकले ही नहीं, ताकि ये कंडीशन जो उनकी वो ट्रिगर भी ज्यादा ट्रिगर नहीं हो पाए। ओके डॉक्टर, आपने ना सन एक्सपोजर की बात की, आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि दिन की किस टाइम की जो धूप होती है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। देखिए, जो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी धूप बहुत नुकसानदायक है, तो बाकी टाइम की धूप समझ आ जाएगा। सो 11 से 3 बजे जब जो सन है ओवरहेड है, वो सबसे डेंजरस है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो दिस पार्ट ऑफ द सन शुड बी अवॉइडेड। सो अर्ली मॉर्निंग सन इज ओके, बिकॉज वो स्लांटिंग आता है, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और वो सन, वो जो लाइट है वो थोड़ी मेलो डाउन हो जाती है। मतलब 11 से 3 की जो धूप है वो हमारे लिए डेंजरस होती है, हेल्पफुल नहीं है, ओवरहेड है, एकदम स्ट्रेट आती है ऊपर से। आपने डॉक्टर कुछ स्किन कैंसर के टाइप्स के बारे में बात करी थी, सबसे ज्यादा डेंजरस और ऐसा मतलब खतरनाक टाइप का कौन सा टाइप होता है स्किन कैंसर का? देखिए, हमारे स्किन में 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस है और एक डर्मिस है। तो 3 कैंसर्स जो हैं वो एपिडर्मिस में होते हैं, उसमें मेलानोमा सबसे डेंजरस होता है। वो इंडिया में इतना होता नहीं है, वेस्ट में ज्यादा होता है, बिकॉज उसका डायरेक्ट असर सन के साथ होता है, कनेक्शन सन के साथ है। हमारे जो हम लोग देखते हैं उसे हम कहते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, वो बहुत कॉमन है। और एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो स्किन पे भी होता है, जो माउथ के अंदर भी होता है। वो कैंसर जनरली फेस पे भी हो सकता है, जो फोटो एक्सपोज पार्ट्स हैं, बट वो कई बार वो कवर्ड पार्ट्स पे भी होता है, क्योंकि जैसे कोई स्कार है या जैसे अल्सर है, कई लोगों को वैरिकोज वेन्स के अल्सर्स होते हैं, उसमें वो जब कोई, जैसे कहते हैं नासूर है, कोई बहुत क्रॉनिक अल्सर है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिग्नेंसी में। तो दैट इज अ कैंसर हम लोग देखते हैं जब बहुत क्रॉनिक अल्सर हो। और जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो सबसे कॉमन कैंसर है जो हम स्किन में देखते हैं। जो डर्मल लेयर है उसमें यूजुअली कैंसर जो होता है वो दूसरी बॉडी के पार्ट से आता है, मतलब जैसे मेटास्टेसिस बोलते हैं कि लंग में मेटास्टेसिस हो गया किसी कैंसर का, तो स्किन में भी मेटास्टेसिस हो सकता है, मतलब वो बॉडी के अदर पार्ट से आके स्किन में आके बैठ जाता है। ओके डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्किन कैंसर के क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस लेयर को वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी विजिबल होता है स्किन कैंसर, दिखता है, इजीली दिख जाता है, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस इतना इजीली क्यों नहीं होता? लोग अवेयर क्यों नहीं है इतने ज़्यादा? क्योंकि एक तो ये सोचते हैं कि हम डार्क स्किन हैं तो हमारे में कैंसर होगा नहीं, बिकॉज एक मिथ हमने स्टार्टिंग में कहा कि वाइट स्किन में ज़्यादा कैंसर होता है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि लोग सोचते हैं ये तो मस्सा है, ये तो मोल है। मैं एक छोटी सी स्टोरी है, एक पेशेंट आया जिसको सोराइसिस था, जब मैंने उसकी बॉडी में एग्जामिन किया तो उसको मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा थे, जो हमारा कॉमनेस्ट कैंसर है। मैंने इसको उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला ये तो हमारे को 10-12 साल से है, बिकॉज ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। जनरली बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत धीरे से होता है और अल्सरेट भी बहुत लेट होता है। इसमें पेन भी नहीं होता है? पेन बिल्कुल नहीं होता है। आई थिंक ये भी एक बड़ा रीजन है कि पेन नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम है नहीं और ये हमारी बॉडी को भी कोई थ्रेट एज ऑफ नाउ तो दे नहीं रहा है, तो डॉक्टर के पास भी जाने की कोई जरूरत नहीं है।
और वो जाते भी नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास है जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता है। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने ना साइंस की बात की, आपने बताया कि छोटे मोटे मोल्स होते हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या वार्निंग साइंस अगर स्किन पर दिख रहे हैं तो वो स्किन कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है? देखिए, मोल अगर सडनली बड़ा हो गया या अल्सरेट हो गया या वो कुछ साइज से बड़ा हो गया या उसका एक साइड ग्रो कर रहा है और दूसरा साइड नहीं ग्रो कर रहा है, तो ये छोटे छोटे साइंस हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जाकर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ओके डॉक्टर, कुछ लोगों की ना स्किन पे ब्लीडिंग होती है या रफ पैचेस होते हैं या इचिंग भी होती है, तो ये सारी चीजें भी स्किन कैंसर का इंडिकेशन हो सकते हैं? हाँ, देखिए, कुछ स्किन कैंसर्स इची हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डर्मिस में एक स्किन कैंसर होता है जो इची हो सकता है। अगर आपका जो मोल है या स्किन का कोई पैच है वो सॉफ्ट से अगर हार्ड होने लगे तो वो एक और इंडिकेशन है कि ये कैंसर हो रहा है या हो सकता है। जितनी भी स्किन कंडीशंस है, जैसे कई बार लोगों को ना स्किन पे रिंगवॉर्म हो जाता है या फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, अगर ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है आगे जाके? फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं, जैसे पर मैंने जैसे बताया कि जैसे वैरिकोज वेन जो वीनस अल्सर है या स्किन का टीबी है या कोई बहुत क्रॉनिक स्किन में प्रॉब्लम है, बहुत क्रॉनिक, जो मतलब 8-10 साल से है, माउथ में कोई, बिकॉज वो भी कैंसर हो सकता है, माउथ में अगर अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपके मुंह में भी छाला है तो वो भी कहीं ना कहीं सीरियस एक कंसर्न हो सकता है और आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके कई बार लोग मैम ना माउथ अल्सर को तो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, मे बी गट में कुछ इशू है तो उसकी वजह से हुआ है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा आगे जाके। लेकिन अभी जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, आई एम श्योर जितनी भी ऑडियंस हमारा एपिसोड देख रही है उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से मिल रही होगी और अब वो थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं और आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सो ग्रेटर चांस ऑफ एसोसिएशन विद कैंसर। ओके डॉक्टर, अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो आजकल तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ भी इंडिया में जहाँ पर पोल्यूशन बहुत हाई स्केल पर देखने को मिलता है। तो पोल्यूशन हो गया या जो सीड ऑयल्स होते हैं उनका हमारी स्किन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, पोल्यूशन का आज, पहले एक जमाना था जब हम ये सोचते थे कि अगर पोल्यूशन है तो लाइट नीचे पूरी नहीं आ रही है तो एक प्रोटेक्शन है स्किन कैंसर में। बट रीसेंट स्टडीज से पता है, चलता है कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर है जिनका सीधा कैंसर, स्किन कैंसर से कनेक्शन है। मतलब पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन में कैंसर को ट्रिगर कर सकता है, प्रमोट करता है। ओके इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं? एब्सोल्युटली। इम्यून सप्रेशन, फिर HPV वायरस है एक जो प्रीडिस्पोज करता है। एक तो सर्वाइकल कैंसर का बहुत क्लोज एसोसिएशन है, इसलिए आजकल हम लोग कहते हैं कि HPV वैक्सीन यंग गर्ल्स को लगा देनी चाहिए। सो आजकल बहुत वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो एक HPV इन्फेक्शन है, इम्यूनोसप्रेशन है, जैसे साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग है जो कई बार ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है, उससे भी बिकॉज जब कैंसर का सेल जब प्रोपगेट होता है स्किन में तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको पहले तो निकालने की प्रयत्न करती है, वो कोशिश करती है, पर अगर वो इम्यूनिटी ही अगर हमारी कम होगी तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी, तो वो कैंसर का सेल पनपने लगेगा और कैंसर बन जाएगा। ओके ऑल्सो डॉक्टर, जो लोग लेजर ट्रीटमेंट्स कराते हैं स्किन पे, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं, उनका क्या स्किन पर इफेक्ट पड़ता है? क्या स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है इससे? नहीं, एक्चुअली आप जैसे कह रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट उससे ऐसा कुछ होता नहीं है। या अगर जैसे वैक्सिंग है, कॉस्मेटिक पार्लर प्रोसीजर से कैंसर का एसोसिएशन नहीं है, पर पार्लर प्रोसीजर्स के कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं जो स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स है जो प्रॉब्लम कर सकते हैं? देखिए, हमने देखा है कि फेशियल मसाज के बाद एक्ने बहुत हो सकता है। सेकेंडली, वैक्सिंग के बाद एक दाने हो जाते हैं जिसे हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। सो दैट इज नॉट अनकॉमन। सो हमारी ही एक स्टडी है जिसमें हमने देखा कि 1/3 ऑफ पेशेंट्स जो फेशियल मसाज कराते हैं उनको एक्ने हो जाता है और 1/3 ऑफ द पेशेंट्स जो वैक्सिंग कराते हैं उनको ये फॉलिकुलाइटिस के दाने हो जाते हैं।
मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स भी उनको ट्रिगर कर सकते हैं अगर वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते रहते कैंसर हैं। बट अदर स्किन प्रॉब्लम्स मतलब और जो अदर स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे ट्रिगर हो सकता हो है। सकती है। डॉक्टर ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जिसने बचपन में बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहा है, बच्चों की हैबिट भी होती है कि बाहर धूप में खेलना या दिन के टाइम में निकल जाना, तो अगर उनका बचपन में सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है तो अडल्टहुड में जाके उनको स्किन कैंसर का रिस्क हो सकता है। येस टू सम एक्सटेंट, बट आई थिंक आजकल के बच्चे धूप में बाहर नहीं जी, जाते हैं, दे आर बिल्कुल। मोर ऑन स्क्रीन। बट आई वुड एक्चुअली नॉट डिस्करेज बच्चों को बाहर खेलना मैं डिस्करेज नहीं करूंगी, बिकॉज एक रिस्क है बाद में कैंसर का। सो व्हाट आई वुड से, लेट देम गो आउट एंड प्ले, बट देयर आर टाइम, मतलब जैसे मैंने बताया कि मिड डे का सन अवॉइड करें। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, हार्मोनल चेंजेस या प्रेगनेंसी का भी हमारी स्किन पर कुछ असर पड़ता है? हाँ, स्किन पे असर बहुत पड़ता है, बट ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कैंसर एंड प्रेगनेंसी नहीं है। कुछ कैंसर्स जैसे सर्वाइकल कैंसर थोड़ा सा बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में अगर अनडिटेक्टेड हो, बट जनरली आजकल सारी प्रेग्नेंट लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो उनका वैसे ही इवैल्यूएशन हो जाता है। ओके। डॉक्टर, आपने पहले काफ़ी मेंशन किया था कि जेनेटिकली भी स्प्रेड होता है, अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और क्या क्या अदर फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है? देखिए, जेनेटिक है, मैंने इन्फेक्शंस में मैंने एचपीवी का जिक्र किया। एचपीवी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है सर्वाइकल कैंसर से और ऑल्सो अदर जेनिटल कैंसर्स। तो दैट्स व्हाई मिला आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं कहना चाहूंगी कि आजकल बच्चों को एचपीवी वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए। अच्छा, देन मैंने आर्सेनिक का जिक्र किया, तो पानी में जो आर्सेनिक होता है उससे कैंसर काफी हो सकता है। स्किन कैंसर तो खास तौर पे एसोसिएटेड है आर्सेनिक एंड वाटर से। तो दीज आर द थ्री मेन थिंग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो इम्यून सप्रेशन है, एंड मोल्स, कुछ मोल्स हैं जैसे कंजेनिटल मोल्स होते हैं जो बड़े होते हैं, लार्ज बॉडी साइज मोल्स होते हैं, उसमें कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। ओके। कई बार ना डॉक्टर, लोगों को फूड एलर्जीज हो जाती हैं जो उनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा एविडेंटली दिखती हैं कि उनको इचिंग होने लग जाती है या फूड की वजह से उनको एलर्जी हुई है, पता होता है। तो फूड एलर्जीज भी स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम स्किन की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेके अपना कॉशियस हो गए हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि स्किन पर हमने ये लगा दिया। होम रेमेडीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आई। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट हमारी एक्चुअली टीम को मिले हैं जहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है या आपकी स्किन फेयर हो जाती है, जो फेयरनेस की हम शुरुआत में बात कर रहे थे। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है, फिटकरी हो गया या बाकी प्रोडक्ट्स है, बेकिंग सोडा लोग इस्तेमाल करते हैं, नींबू का इस्तेमाल करते हैं स्किन पर, कॉफ़ी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें हमारी स्किन को कैसे डैमेज करती हैं? देखिए, फिटकरी का तो मैं सीधा बताऊंगी कि उससे बहुत इरिटेशन हो सकता है। अगर आप फिटकरी को अपने स्किन पे रखेंगे तो एक छोटा सा बर्न हो जाएगा। सो अगर आप उसको यूज करते हैं और आई वुड से मिस यूज करते हैं तो काफी, मैंने पिगमेंटेशन बहुत देखा है। एक और मतलब आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं बोलूंगी, जो जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है। और कैम्फर का तो आप देखते, फिटकरी का तो काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे पिगमेंटेशन काफी हो जाता है। अगेन, जो लेमन जूस है, इट्स अ प्रूवन पिगमेंटोजेनिक, मतलब वो पिगमेंट कॉज कर सकता है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनटेस्टेड हैं, दादी माँ नानी माँ के जमाने से आ रही हैं, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने प्रमोट नहीं होते, और जो सोशल मीडिया है उनको रॉन्गली प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल। और हमारे इस एपिसोड के जरिए यही कोशिश है कि जितनी भी पोस्ट वीडियोस वायरल होती रहती हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन एक्चुअली ज्यादा होती है, वो साइंटिफिक एविडेंस। हाँ। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार ये भी हाईलाइट होकर आता है कि अगर हम स्किन की स्पेशली बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा ना अपनी स्किन पर अलग अलग तरह के ऑयल्स भी इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में
प्रोडक्ट्स को चेंज करता है कि आज मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया, कल दूसरा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो वो भी हमारी स्किन को डैमेज करता है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि डैमेज होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑयल्स यूज़ करते हैं, अगेन मैंने कहा ऑयल्स अगेन हैव बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है, तो उससे भी पिगमेंटेशन हो सकता है। एक कंडीशन है लाइकन प्लेनस पिगमेंटेशन, जिससे बॉडी में पिगमेंटेशन हो जाता है, और हमने देखा है कि ये एसोसिएटेड विद यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल है या सो उसकी वजह से होता है। सेकेंडली, आपने जैसे बोला कि लोग आजकल अब भी किसी के आप टॉयलेट बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे एक पूरी रैक भरा होता है कॉस्मेटिक्स का। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं और आपको किसी से भी रिएक्शन हो गया और आपने अगर 15 प्रोडक्ट्स यूज करें, तो हम पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि आपको किस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हुई है। तो एक दिन आपने एलोवेरा यूज किया, एक दिन आपने लेमन ग्रास वाला यूज किया, थर्ड डे आपने किसी और आमंड ऑयल वाला यूज किया, और अगर आपको कभी भी इस दौरान रिएक्शन हो गया तो हम पता नहीं पाएंगे कि किससे। देन वील हैव टू टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट has caused the reaction. डॉक्टर, आप ना परफ्यूम्स की बात करी थी कि अगर आप ज़्यादा परफ्यूम वाली चीज़ें अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो लोग बॉडी स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं उससे भी स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है? नहीं, कैंसर का तो नहीं बढ़ता है, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया। मैं यूजुअली पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं तो यूज इट ऑन द क्लोथ्स रादर देन ऑन योर स्किन। ओके। सो आपने कई लोग देखे होंगे जो यहाँ पे स्प्रे करते हैं और उनको यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाता है। गले में आपने देखा होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की टेंडेंसी है कि हम स्प्रे गले में करें, तो उधर भी पिगमेंटेशन हो सकता है। ओके। सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने स्किन कैंसर को बहुत अच्छे से समझा है कि स्किन कैंसर किस तरह से होता है, इसके क्या ट्रिगर्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके डायग्नोसिस पार्ट पे, क्योंकि पहले भी हमने बात की कि कई बार ऐसा होता है कि ये अंडर डायग्नोस हो जाता है, मतलब लोग ध्यान नहीं देते इस पे, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, एक सिंपल टेस्ट है स्किन बायोप्सी। ठीक है। वो एक्चुअली जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हमारे डायग्नोसिस का सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, एक तो हम खाली ऑर्डिनरी बायोप्सी करते हैं, उसके बाद हम उस पर स्पेशल स्टेन्स रन करते हैं देखने के लिए कि किस टाइप का कैंसर है। तो वो बेसिकली हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है बायोप्सी। ओके। क्या कोई ऐसे AI टूल्स वगैरह भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए? हाँ, बिफोर डूइंग अ बायोप्सी आजकल हम लोग हमारे पास छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है डर्मोस्कोप। तो किस साइट से बायोप्सी लेनी है या जो भी डाउटफुल लग रहा है हमारे को एरिया, पहले हम डर्मोस्कोप से डिसाइड करते हैं और फिर जो मोस्ट सिनिस्टर है उस जगह से हम बायोप्सी लेते हैं। ओके। तो एक तो ये हो गया। अगर हमें लग रहा है कि कैंसर डीप हो गया तो फिर तो हमें पूरा जैसे ऑन्कोलॉजी वर्कअप करना पड़ता है, लेकिन जो मेन टेस्ट है वो हमारा डर्मोस्कोपी बेस्ड बायोप्सी है। ओके। डॉक्टर, जब पता चल जाए कि अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस हो जाता है स्किन कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? बहुत फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। एक तो है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना डीप है। अगर एक्साइजेबल है, मतलब हम लोग उसको मार्जिन के साथ एक्साइज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे को एक मार्जिन देना पड़ता है, तो मार्जिन के साथ अगर हम एक्साइज करेंगे, अगर वो अलाउएबल है तो हम लोग उसको एक्साइज कर देंगे। अगर कैंसर बहुत बड़ा है, मतलब अगर लीशन बहुत बड़ा है, तो जब हम एक्साइज करेंगे तो स्किन में गैप आ जाएगा, तो हमें ग्राफ्ट करना पड़ेगा। ओके। दैट इज वन। सेकेंडली, पेशेंट का एज क्या है। अगर बहुत बड़ा कैंसर है, जैसे हमने कहा कि हम लोग इग्नोर करते हैं स्किन कैंसर, तो कई बार बड़ा हो जाता है, और अगर एज पेशेंट इज 90 इयर्स ओल्ड तो वो शायद ये नहीं टॉलरेट कर पाएगा इतनी सर्जरी, तो फिर उसको हम लोग कई बार रेडिएशन से ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए वो दे देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स इज कि किस टाइप का कैंसर है। ओके। जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा है, उसको हम एक्साइज कर देंगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की टेंडेंसी है स्प्रेड होने की, तो उसको हम, जैसे मैंने कहा, पूरा ऑन्कोलॉजी वर्कअप करेंगे, उसको एक्साइज भी करेंगे, पर अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है हमें कीमोथेरेपी भी देनी पड़े। ओके। मैलिग्नेंट मेलानोमा अगेन इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म, मतलब वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई म्यूटेशन तो नहीं है, जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है। फिर एक्साइज करने के अलावा हम लोग उनको कीमोथेरेपी देते हैं या टारगेटेड थेरेपी देते हैं। स्पेशल हमारे पास ड्रग्स हैं जो टारगेट करते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा को। तो
ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आई के पास है तो एक्सरसाइज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसको हम लोग लोकली एक्सरसाइज करके फिर उसके साथ हम अजूवेंट थेरेपी देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर पेशेंट के टाइप ऑफ कैंसर, एज ऑफ द पेशेंट, साइट ऑफ कैंसर, कितना स्प्रेड हो गया है, कितना बड़ा है, सब फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम उसे कैसे ट्रीट करें। मतलब टाइप ऑफ कैंसर एंड कितने जो पेशेंट है उसका क्या एज है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगा। हाँ। डॉक्टर, आपने ना आइज की बात की थी कि अगर आइज के पास में है तो उसको हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं स्किन कैंसर। क्या स्किन कैंसर के टाइम पे ऐसा भी होता है, आंखों पर कुछ असर पड़ता है स्किन कैंसर का? देखिए, कई बार लिड पे हो जाता है, कई बार बिल्कुल आंखों के साथ में हो जाता है। हाँ। तो उससे कई बार विजन इफेक्ट हो सकती है। अच्छा, और ऐसे केसेस होते हैं कि पेशेंट ब्लाइंड हो जाए? वो प्रेशर इफेक्ट से। मतलब कहीं ना कहीं चांसेस हैं। ओके डॉक्टर, अभी तो आपने एक्सप्लेन किया कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, लेने की जरूरत होती है? देखिए, एक तो जैसे हमने कहा कि सन का कुछ हद तक रोल है, तो प्रोटेक्शन सन से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, रेगुलर फॉलोअप। पेशेंट सोचता है कि मेरा कैंसर निकल गया, मुझे फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंसर ब्रेस्ट के बाद कहते हैं कि एवरी so many years you should come back, every so many months initially आपको आना है, तो that is very important। I also told you, मैंने पहले जिक्र किया कि कई पेशेंट्स में मल्टीपल कैंसर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें जो पेशेंट है उसको ज़्यादा टेंडेंसी है मेलिग्नेंसी की, स्किन कैंसर की, तो उनको रेगुलरली 3 मंथली और 6 मंथली आके चेकअप कराना है कि उनके बाकी जगह पे तो कोई और कैंसर नहीं है, और जहाँ कैंसर ट्रीट हो चुका है वहाँ पे रिलैप्स तो नहीं हुआ है। ओके, मतलब आपका अगर ट्रीटमेंट हो भी गया है उसके बाद भी आपको फॉलोअप लेने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। अपने डॉक्टर के पास जाना है। पर्टिकुलर कितने टाइम में कराते रहने चाहिए? वो हर कैंसर का अगेन डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा का रिलैप्स थोड़ा कम होता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा रिलैप्स भी हो सकता है उस एरिया में भी, और कई बार हमने देखा है कि हमने प्राइमरी को हटा दिया लेकिन सेकेंडरी बाकी बॉडी पे कहीं पे, कभी ब्रेन में कहीं और फैल गया है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर जैसे डॉक्टर बताता है वैसे फॉलो अप कर। मतलब डॉक्टर, ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर रिकर हो सकता है? हाँ, रेकर भी हो सकता है और फैल भी सकता है। ये ज्यादातर मेलिग्नेंट मेलानोमा के साथ है। ओके, तो उसके बाद आपको कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है आफ्टर द ट्रीटमेंट। जैसे हम कहते हैं उसका सर्वेलेंस कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, ऑल्सो डॉक्टर, लाइक यू सेड कि आपको अपनी स्किन पर ध्यान देने की ज़रूरत है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो। और अगर आपका ट्रीटमेंट, अगर आपकी स्किन ठीक भी है तभी भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो इशारा कर सकते हैं कि स्किन कैंसर हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हमने ये बात की स्किन कैंसर की और ट्रीटमेंट को पूरा डिस्कस किया। अगर हम थोड़ा डाइट के बारे में बात करें, क्या स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट है उसको अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है? देखिए, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिकली, बट कई बार हमारे को कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो जिससे ब्लड लिपिड्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो उसके बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन हमारे को ध्यान देना है। अब जैसे कई बार हम ऐसी ड्रग देते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट देते हैं किस टाइप के स्किन कैंसर के लिए, तो ऐसे पेशेंट को अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग एब्सोल्युटली नीड्स टू बी स्टॉप्ड। ओके डॉक्टर, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद स्कारिंग भी होती है स्किन पर? वो डिपेंड करता है कितना बड़ा कैंसर था। अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली ग्राफ्ट करा होगा, तो ग्राफ्ट तो ऑब्वियसली अलग से दिखेगा। विथ टाइम वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है, लेकिन कई बार एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस दिखता है। मतलब वो परमानेंट नहीं होता, वो स्कार विद टाइम ठीक हो जाता है? डिपेंड करता है कितना बड़ा ओरिजिनल लीजन है। अगर बहुत छोटा है या फोरहेड पे है जैसे छोटा लीजन, तो वो आराम से निकल जाता है और स्कार बहुत मामूली सा स्कार छोड़ता है, एक लाइन सा। बट आई थिंक मस्ट रियलाइज कि कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं हम एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम को नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर स्कार आ भी गया है तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज हम लोग कैंसर को निकाल रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा स्किन केयर रूटीन है जो ऑडियंस फॉलो करे और स्किन कैंसर से खुद को प्रिवेंट कर पाए या खुद को बचा पाए? कुछ ऐसा स्किन केयर रूटीन है जो फॉलो करना चाहिए? जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एक्सेस सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड। सनस्क्रीन अगर आपको ज़रूरत है यूज़ करिए। मॉइस्चराइज योर स्किन। अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिससे स्किन
कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, तो आप अपने स्किन को कंटिन्यूसली डॉक्टर को दिखाइए। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं थिंक आज अगर मैं एक लास्ट वर्ड बोलूँगी तो आई थिंक हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। फेयरनेस हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्यूटी ऑफ द स्किन। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग, मैंने बताया कि स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं फेयरनेस के लिए, उससे एक्चुअली हमारी स्किन अगर फेयर हो भी रही है पर अगर वो अनहेल्दी हो रही है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि ताकि वो अपनी स्किन का और अच्छे से ख्याल रख पाएँ, और जो बातें आपने कही है कि ज़रूरी नहीं है कि स्किन आपकी फेयर हो, आपकी स्किन हेल्दी रहनी चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा इम्प्लीमेंट ईजिली कर पाएँ अपनी लाइफ में? हाँ, जैसे मैंने कहा, मॉइस्चराइज योर स्किन इफ इट नीड्स अ मॉइस्चराइजर। डोंट overuse cosmetics. I think that is very important. हमारे and every day don't keep changing your cosmetics. True. Try to maintain the same cosmetic. That is very important. और जो cosmetic आपके फ्रेंड को सूट कर रहा है, not necessarily आपको सूट करेगा. So use what suits you and be happy with the skin you have. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीना। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को स्किन कैंसर पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।